देखिए भैया बहनों, आज हम कक्षा 7 भूगोल पाठ 4 वायु के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो घनी चादर है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। जो जो हमारी पृथ्वी है, चारों तरफ से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल की क्या आवश्यकता है? वायुमंडल के बगैर, वायु के बगैर कोई भी जीव जंतु, हम पृथ्वी पर सभी या जीवित रहने के लिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। अब सभी जीव जंतु किस पर निर्भर रहते हैं? वायुमंडल के ऊपर जीवित रहने के लिए। अगर वायुमंडल नहीं होगी, हवा नहीं होगी, तो मनुष्य का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का जीवन कठिन हो जाएगा। यह हमें श्वास लेने के लिए वायु प्रदान करता है। वायु किस में काम आती है? श्वास लेने के लिए वायु प्रदान करता है। हम श्वास लेते हैं वायुमंडल से, तो हमारा जीवन चलता है। और क्या काम आता है वायुमंडल? एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। अब जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती है, उनसे भी ये हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर ये हमारा वायुमंडल न हो तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे ये सुरक्षा की यह एक चादर न हो, तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर के जल सकते हैं। अगर हमारा वायुमंडल न हो, पृथ्वी का चारों तरफ से वायुमंडल का घेरा न हो, घना घेरा न हो, तो दिन में हम सूर्य की गर्मी से जल सकते हैं, और रात में ठंड के कारण, सर्दी के कारण हम जम सकते हैं। तो इन सारी चीजों को, ये जो वायुमंडल है, ये पृथ्वी के तापमान को रहने के लायक बनाता है। उसके जो सारे जो दुष्प्रभाव है, जिनको रोकने में ये हमारी मदद करता है। फिर इसके बाद में देखते हैं, तो एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। अब आगे देखते हैं वायुमंडल का संगठन। जिस वायु का उपयोग हम श्वास लेने के लिए करते हैं, जो ऑक्सीजन गैस का हम श्वास लेने के लिए उपयोग करते हैं, वास्तव में यह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। जिस वायु का हम उपयोग श्वास लेने के लिए करते हैं, ये अनेक गैसों का मिश्रण होती है। इसमें कई गैसों का समायोजन होता है, जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। अब दो गैसें कौन कौन सी हो गई? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का भाग बना है। जो हमारा वायुमंडल का भाग है, उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी, कौन से गैसों? जो गैसों नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है,
हाइड्रोजन। इनके अलावा वायुमंडल में क्या होते हैं कि छोटे छोटे मिट्टी के कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। अब आप देखते हैं जो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जो नाइट्रोजन है वो हवा में सर्वाधिक पाई जाती है। इधर देखिए नाइट्रोजन गैस 78% के रूप में वायुमंडल के अंदर पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% के मात्र पाई जाती है। जो और आर्गन गैस है वो 0.93% पाई जाती है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। और अन्य गैसें जब हम श्वास लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन भी हम ले जाते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इनका स्वरूप बदल देते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो सीधे हवा से वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, परंतु मृदा के अंदर कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु और वायु से नाइट्रोजन को लेकर के इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पेड़ पौधों इनका उपयोग कर सके। तो वो जीवाणु पेड़ों की जड़ें क्या करती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के और इनका स्वरूप बदल देते हैं। जिससे वो पौधे इनका उपयोग कर सके। अब ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। अब वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन ही ऐसी गैस है जो प्रचुर मात्रा में मिलती है। मनुष्य तथा पशु श्वास लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हमारे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अब हमको ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है, अगर हम इनको काटते हैं तो ये हमारा संतुलन बिगाड़ देती है, वायुमंडल का संतुलन बिगड़ सकता है, बिगाड़ देती है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। यह हमारे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जो हमारे पादप है, पेड़ पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनके भोजन के रूप में काम में प्रयोग लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये ले लेते हैं, लेकिन इसके बदले में हमको क्या दे देते हैं, ये ऑक्सीजन गैस वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जो मनुष्य और पशु है वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मनुष्य तथा पशु द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। जितनी वो गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उतनी वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। अब ऑक्सीजन का मामला क्या है कि कैसे बिगड़ जाता है कि कोई कोयला जला रहा है, कोई लकड़ी जला रहा है, कोई खनिज तेल जला रहा है धुएं के कारण,
तो ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अब जब हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बढ़ जाएगा तो पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमारा मौसम बदल जाएंगे, यहाँ की जलवायु बदल जाएगी। जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। जो ठंडी वायु होती है वो सघन और भारी होती है, इसलिए वह नीचे रहने की प्रवृत्ति है। जो ठंडी वायु होती है वो नीचे रहती है क्योंकि भारी होती है, और गर्म वायु ऊपर रहती है। क्यों रहती है? वो हल्की होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान भरने के लिए आ जाती है। जब गर्म वायु ऊपर जाएगी नीचे ठंडी हवा आ जाती है, उसका रिक्त स्थान पूरा कर देती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकसित उष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो पृथ्वी का तापमान में, जब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल जाती है। जब तापमान बढ़ेगा, ठंडे प्रदेशों में जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि नदियां बहेगी, बर्फ पिघलेगी तो नदियां बहेगी, बहकर के कहाँ जाएगी? समुद्र में जाएगी, और समुद्र में जाएगी तो उसका जल स्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि से इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिससे के परिणाम स्वरूप कुछ पौधे व पशु लुप्त हो सकते हैं। इसलिए हमको हमारे जो पर्यावरण है, वायुमंडल है, इसका संतुलन बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी पर वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। शेष अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।